रैंक 1 आने के बाद उन्हें कैसा महसूस होता है? आपके घर वालों का जैसे ही रैंक लिस्ट में पता चला कि फर्स्ट नंबर पे नाम है, घर वालों को कैसा महसूस हुआ? आपकी क्या जेन्युइन नेचुरल फीलिंग्स आई थी अंदर से? जितना मेरा स्ट्रगल है शायद उससे कहीं ज्यादा घर वालों का स्ट्रगल है। चलिए, आप पहले भी सिलेक्ट हुए हैं? जी सर। क्या जॉब करते करते भी हम एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो इस बार क्या ऐसा स्पेशल किया आपने? एमपीपीएससी अड्डा में भी टेस्ट सीरीज की है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है और गाइडेंस, आपको मेंटरशिप मिली सागर सर से एंड मुझसे। तो ओवरऑल आपको उस गाइडेंस से क्या बेनिफिट मिला? ओवरऑल क्या ग्रोथ हुई आपकी? जब भी टेस्ट लिख रहे हैं तो ऐसी कोशिश नहीं करें कि आज पढ़ के आज ही लिख दिया। याद वही होता है जो हमने पहले पढ़ा होता है। क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ही हो जाएगा क्या? नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमपीपीएससी 2024 के रैंक 1 देवांशु शिवहरे। देवांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आज आपने एग्जाम टॉप किया है एंड आपने जो पोस्ट हासिल की है वो है डिप्टी कलेक्टर की। हर बच्चे का सपना होता है कि वो पब्लिक सर्विस में जाए और लोक सेवा के फील्ड में एक बहुत अच्छी जॉब करे, लोगों की सेवा करे। और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट जो आपका हुआ है वो ये है कि आप रैंक 1 आए हैं, विच इज अ ड्रीम फॉर एवरी एस्पिरेंट हु इज इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला मैसेज मैं आपकी तरफ से ये जानना चाहता हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं भी तैयारी कर रहे हैं कि रैंक 1 आने के बाद उन्हें कैसा महसूस होता है, राइट? आपकी क्या जेन्युइन नेचुरल फीलिंग्स आई थी अंदर से? सर, नेचुरल फीलिंग्स तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी गोल के पीछे लगे हुए हैं और जितनी जर्नी लंबी होती है उतनी फिर सुंदर दिखाई देती है जब वो गोल अचीव होता है। तो इससे अपने आप पर और भरोसा बढ़ जाता है कि हमने एक कठिन टारगेट सेट किया और इतने साल तक कंसिस्टेंसी मेहनत करी और भरोसा होता है अपने आप पर। काफ़ी खुशी भी होती है और स्पेशली घर वालों के लिए जो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा चिंतित होते हैं। बिल्कुल सही। तो आपके घर वालों का जैसे ही रैंक लिस्ट में पता चला कि फर्स्ट नंबर पे नाम है तो एक अलग ही खुशी आई होगी। घर वालों को कैसा महसूस हुआ? सर, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता क्योंकि जितना मेरा स्ट्रगल है शायद उससे कहीं ज़्यादा घर वालों का स्ट्रगल है। सर, मैं काफ़ी टाइम से घर से बाहर रहा हूँ तो पेरेंट्स इसलिए शायद उन्होंने डिसीजन लिया था बाहर पढ़ाने का, तो आज उन्हें लगता हो कि उनका डिसीजन सही है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। चलिए, आप पहले भी सिलेक्ट हुए हैं? जी सर, 2022 में। राइट। उस समय किस पोस्ट पे आप सिलेक्ट हुए थे? सर, उस समय सर कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर। अच्छा, तो अभी आप कार्यरत हैं उसी पोस्ट जी पे? सर, यस सर। ओके ओके। तो अभी काम करते करते, जॉब में रहते रहते आपने तैयारी की और आज इस अचीवमेंट को हासिल किया है। वैसे बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर क्या जॉब करते करते भी हम एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? सर, हो सकता है कि जॉब का जो नेचर है उससे इफेक्ट पड़े, लेकिन जो मेरी प्रेजेंट जॉब है कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की, इसमें मुझे इतना टाइम मिल पा रहा था कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। और इवन अगर इस बार नहीं होता तो आगे भी कोई इश्यूज नहीं होता क्योंकि 10 to 6 ऑफिस का टाइम है। तो मैं जाने से पहले कुछ 2-3 घंटा पढ़कर जाता था और ऑफिस आने के बाद 2-3 घंटा पढ़ता था, तो आराम से 6 से 7 घंटे निकल जाते थे। और वीकेंड्स पे 2 दिन ऑफ रहते हैं, तो वो एक एडवांटेज था। तो ऊपर वाले ने आपकी एक मदद की हर तरह से कि आप यहाँ तक पहुंचे। आपकी मेहनत थी, बिल्कुल। तो आपका इंटरव्यू में और मेंस में काफी अच्छे नंबर रहे, डेट्स व्हाई आपने टॉप भी किया मेंस में। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 813 मार्क्स लाए, जो कि which is the highest marks in mains also you have scored 140 marks which is also very commendable। तो इस बार क्या ऐसा स्पेशल किया आपने कि यहाँ तक आप पहुंचे? सर, पहला तो ये था कि 2022 में जो मेरा मेंस था, प्रिपरेशन उस समय ठीक थी, लेकिन कॉपी बड़ी आने के कारण मेरा थोड़ा मेंस का परफॉर्मेंस कमज़ोर रह गया था। स्पेशली पेपर 3 जो कंपेरेटिवली मेरा बेटर था बाकी पेपर से, लेकिन उसमें भी कुछ एरर्स हुई थी। और 2024 के मेंस में एडवांटेज ये मिली कि कॉपी का साइज छोटा आया, सारे पेपर अटेम्प्ट हुए, एक क्वेश्चन छूटा नहीं। तो एक वो मुझे लग रहा था कि मेंस में नंबर अच्छे होंगे। एक इंटरव्यू वीक पॉइंट था क्योंकि लास्ट टाइम उसमें काफ़ी कम नंबर थे इंटरव्यू में। तो मैंने पिछले 5-6 महीने बहुत रिसर्च किया इंटरव्यू लेकर और समझ में आया कि पहले मेरी इंटरव्यू तैयारी इस तरह थी नहीं, जिसमें मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला काफ़ी लोगों का और रिजल्ट सामने आज। तो इंटरव्यू स्टेज में भी प्रिपरेशन से बहुत मदद मिलती है, ऑल्दो बहुत कुछ उस दिन पे डिपेंड करता है। यस सर, डेफिनेटली मदद इसलिए मिलती है क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि करंट अफेयर्स और आपके डेफ से क्वेश्चन होंगे, लेकिन इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चन जीएस से भी जाते हैं। जीएस से, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड जीएस से हैं। दूसरा, कई बार इंटरव्यूअर जब करंट अफेयर ज़्यादा पूछ चुके होते हैं तो उनको लगता है कि जीएस पूछ लेते हैं, या फिर करंट ऐसा कोई टॉपिक पूछा गया जो हमारा प्रिपेयर नहीं था। ऐसी स्थिति में इंटरव्यू को लगता है कि हमारा क्यों करंट प्रिपेयर नहीं है, तो ऐसा कुछ पूछ लें जो कि हमसे बने, और वो होता है जीएस। इसलिए इम्पोर्टेंट है जीएस। और आपकी पूरी प्रिपरेशन में, जैसे मेंस में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, एंड तो क्या
सभी पेपर्स में एक बैलेंस बनाते हुए हमें तैयारी करनी चाहिए? जैसे कुछ बच्चों के कुछ पेपर्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, कुछ वीक रहते हैं, बट जैसा कि मैं आपका स्कोर देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है आपने सभी पेपर्स में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है। तो ये बैलेंस कैसे बच्चे मेंटेन कर सकते हैं, ये बहुत उनका प्रश्न रहता है। पेपर के 6 पार्ट्स हैं, अगर हम एक पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, और अगर हमारा लक अच्छा नहीं है या फिर वही पेपर टफ्स आए या उस दिन कुछ स्पेशल इवेंट्स की वजह से हमारे पेपर खराब हो जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस गिरेगा। इसलिए कोशिश करेंगे सारे पेपर हमारा जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है वो आए। हाँ, इतनी भी कोशिश करने पर ये ज़रूर होगा कि कुछ पेपर अच्छे फिर भी होंगे और कुछ पेपर फिर भी खराब होंगे, लेकिन 6 पेपर में से किसी एक पेपर के भरोसे हम जाकर टॉप नहीं कर सकते। सही बात। तो मैं सभी में हमें ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चों के लिए मैसेज है कि आप सभी पेपर में टाइम डिवोट करें, उनके नोट्स बनाएं, जिस भी तरह की प्रिपरेशन प्रोसेस है, जैसा भी हम और बात करेंगे देवांशु से। तो देवांशु, प्रिपरेशन प्रोसेस जब भी आपने शुरू की, कब से शुरू की? सर 2020 कोविड के टाइम से। ओके, 2020 कोविड के टाइम से, तो तब से लेके ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स आपकी जर्नी रही। तो ये जर्नी डेफिनेटली इसमें आपने काफी स्ट्रगल किया होगा, बट हाउ यू केम आउट आफ्टर द स्ट्रगल? कैसे निखर के आए हैं आप? अपने आप में क्या बदलाव महसूस करते हैं? सर प्रिपरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो बिल्कुल बदल देती है। मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि मेरा जो एक मेंटल स्टेटस जो था 4-5 साल पहले, सोचने करने का तरीका, हम चीज़ों की ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों के साथ जो जिस तरह के इंटरेक्शन हो रहे हैं, प्रिपरेशन कारण भले ही वो सब्जेक्ट सारे थ्योरी बेस्ड हैं, हिस्ट्री पॉलिटी है, लेकिन चेंज आता है। आप सोसाइटी में जो चीज़ें देख रहे होते हैं, आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, तो बिल्कुल आप बदल जाएंगे, मतलब एज ए पर्सन चेंज आएंगे। और डेफिनेटली प्रोसेस इसलिए है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए वो एक अपने आप तैयारियों को बना देगी। तो जब आपने तैयारी शुरू की थी तब में और आज में, अगर मैं आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूं कि आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसमें, तो आंसर राइटिंग में आपने बहुत मेहनत की होगी डेफिनेटली। तो क्या क्या बातें आपने आंसर राइटिंग में सीखी पूरी प्रोसेस में? सर आंसर राइटिंग में तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा जो प्रोसेस रहता था कि हम हर चीज़ को मैं लिखकर करता था। आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं मेंस राइटिंग में, उनको आप नोट डाउन करें कि क्या क्या आप इसमें लैक कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में। अब वो कई सारी चीज़ हो सकती हैं, स्पीड कमज़ोर हो सकती है, प्रेजेंटेशन पूरा हो सकता है, राइटिंग बेकार हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका कंटेंट जो आप जितना आपको याद है उतना आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिस्ट करें, और जो मेरे मेंटर उस समय मुझे मिले तो उसमें आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले आप कॉपी कंप्लीट करेंगे, वंस आपकी कॉपी कंप्लीट हो रही है उसके बाद आप प्रेजेंटेशन में काम करेंगे, फिर कंटेंट में काम करेंगे। तो उस ऑर्डर में काम करें। और ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग ऐसी बात करते हैं कि अगर आप कंटेंट अच्छा है तो आपकी हैंडराइटिंग कवर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सभी कॉपी के पार्ट्स हैं, सभी उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। हो सकता है कंटेंट बहुत अच्छा हो लेकिन राइटिंग पुअर है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग कवर करेगा, नहीं, राइटिंग पर भी अलग से काम करें, हर डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो ओवरऑल आपने एमपीपीएससी अड्डा में भी टेस्ट सीरीज की है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, और गाइडेंस आपको मेंटरशिप मिली सागर सर से एंड मुझसे। तो ओवरऑल आपको उस गाइडेंस से क्या बेनिफिट मिला, ओवरऑल क्या ग्रोथ हुई आपकी? सर मेरी जो 2021 के टाइम पहली टेस्ट सीरीज थी वो मैंने अड्डा में लगाई थी। तो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि पहली तो हमें समझ मार्किंग स्कीम क्या होगी, तो एक ये समस्या ज़रूर है कोचिंग्स में कि मार्किंग स्कीम वैसी होनी चाहिए जो वहाँ आयोग में होती है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे नंबर मिल जा रहे हैं लेकिन आयोग में हम देख रहे हैं कि 50-55% में आपकी रैंक आ जा रही है। तो मार्किंग इसकी इंपॉर्टेंट थी, जो कि डेफिनेटली अड्डा में बेटर थी। उससे अगर हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारे मार्क्स कितने आ सकते हैं बेस्ट लिखने पर भी। कई बार हम स्कूल के पैटर्न रहते हैं कि 10 में से 9 नंबर आए, 10 में से 10 नंबर आए, तो वो चीज़ें आयोग में नहीं होती है, यहाँ चीज़ें अलग हैं। तो वो मार्किंग स्कीम अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप हुई, और राइटिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ राइटिंग थोड़ी खराब। पोस्ट इवैल्यूएशन जैसे आपके सेशंस होते थे, डिस्कशन होता था, तो आप डेफिनेटली आप करते थे, पीरियोडिकली डिस्कस करते थे, तो फीडबैक से आपको आप अपनी ग्रोथ ट्रैक कर पाते थे? यस सर मैं 1 से 4-5 एक साल लिखने के बाद फिर मैं मिलता था कि इतने टेस्ट में लिख लिए, ताकि अच्छे से अनुमान लग सके कि क्या ग्रोथ हुई है, क्या क्या चीजें सीखी हैं। अब इसमें कुछ बच्चों के डाउट्स जो आज सुबह से आ रहे हैं कि जो आपसे पूछे जाएं, जरूर उनके आंसर करने हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट डाउट उनका ये है कि सर वो नोट्स तो हम पढ़ लेते हैं, हम बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है एक नर्वसनेस भी आती है, प्लस हमसे इंस्टेंटली रिकॉल नहीं हो पाता या ड्राफ्टिंग नहीं हो पाती। तो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें किस डायमेंशन में उन्हें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए? सर सबसे जरूरी है कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल रहें। जो डिमांड एग्जाम की, हमें सोचते हैं कि हम पहला टेस्ट देंगे और हमारे 150 में से हमारे 100 नंबर आएंगे, तो ऐसा होता नहीं। हमें लाने सिर्फ 80-90 नंबर, अगर बहुत अच्छा लिखेंगे तब। और एग्जाम में आयोग में तो उतनी जरूरत नहीं है, 50-60% लाए बहुत है।
तो पहले तो अगर अपना एम प्रैक्टिकल रखें जो रियल में हो रहा है, रियलिस्टिक गोल हो, तो थोड़ा प्रेशर कम फील होगा। उसके बाद सर जब भी टेस्ट लिख रहे हैं तो ऐसी कोशिश नहीं करें कि आज पढ़ के आज ही लिख दिया। जो भी पेपर लिखें वो काफ़ी दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ों के आधार पर लिखें, ताकि ये पता पड़े कि आपकी कितनी कैपेसिटी आपकी मेमोरी। ऐसा आप क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे कारण? सर ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मेंस देने जब जाते हैं तो हम जैसे 5th 6th पेपर की बात करें या फिर पेपर 4 ले लें, तो हम लोग प्रैक्टिकली इन पेपर्स में वो लिख रहे होते हैं जो हमने लगभग 1 महीने पहले पढ़ा होता है। हालांकि पेपर से पहले सारे रिवीजन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। याद वही होता है जो हमने पहले पढ़ा होता है। वो एग्जाम दिया जा रहा है बहुत पुरानी यादों के आधार पर, कि जो एकदम धुंधली हो चुकी दिमाग में, क्या फैक्ट्स थे, क्या कंटेंट था। तो इसकी प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो पेपर में ज्यादा चीज फेस कर पाएंगे। मतलब एक लिमिट तक हम तैयारी करें, फिर उसको थोड़े दिन बाद अगर टेस्ट अटेम्प्ट करें तो हम एक्चुअल सिनेरियो जज कर पाएंगे कि एग्जाम में हम कैसा करें। जी। क्योंकि वो एक दिन का जो गैप रहता है उसमें रिवीजन फॉर्मेलिटी की तरह बस हम पन्ने पलट सकते हैं, लेकिन ग्रास्पिंग और अंडरस्टैंडिंग उस समय नहीं डेवलप होती। स्ट्रक्चर्स पे आपने काम किया, और स्ट्रक्चर्स कंटेंट के साथ कितने इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों का ये सवाल रहता है। सर जैसे मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी, मतलब मेरा 2-3 पेज छूटते थे शुरुआत में, तो फिर मैंने स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। क्योंकि जैसे डायग्राम का यूज़ करें या फिर कुछ फ्लो चार्ट्स, तो मैंने कई सारे डायमेंशन मैंने सोची कि क्या क्या हो सकती है इसमें, हेल्प ली इंटरनेट से भी और स्पेशली यूपीएससी कॉपीज से, क्योंकि वहाँ जो टॉपर्स होते थे वो कई सारे डायमेंशन यूज़ करते थे। तो मैंने एक कॉपी सिर्फ इसलिए अलग से बना रखी थी, उसमें सिर्फ डायमेंशन लिखे हुए थे कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं अलग अलग टाइप्स के आंसर लिखने के, 7 मार्कर के लिए, 10 मार्कर के लिए, तो उसमें क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। और मैं कोशिश करता था कि जब एग्जाम देने जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज में भी, तो मैं पहले देख जाता था कि इतने इतने पैटर्न है, इनको यूज करना है, और मैं करता था क्वेश्चन के आधार पर। तो स्ट्रक्चर्स वैल्यू करते हैं बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं आपका समय बचाने में मदद करते हैं, और कम शब्दों में इफेक्टिव आंसर लिखने में मदद करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का कि 10 मार्कर में हम कितना इंट्रो कंक्लूजन दें, ये बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं। सर। तो क्या इसके लिए आंसर है आपकी तरफ से? सर मैंने जो अपना पैटर्न स्टार्ट किया था कि 10 मार्कर में इंट्रोडक्शन में 4 से 5 लाइन और उतनी लाइन कंक्लूजन में 4 से 5 लाइन एट मोस्ट, क्योंकि इससे ज्यादा फिर वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कंटेंट फिर छुप जाता है, और सही डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए सर इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि थ्योरी बेस्ड क्योंकि पेपर है, तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में कंटेंट सेम चला गया। तो कोशिश ये करें कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा कंटेंट अलग हो और कंक्लूजन में कंटेंट अलग हो सकता है कि स्टार्ट में डेफिनेशन हो, लास्ट में फैक्ट्स हो, या लास्ट में डेफिनेशन हो, शुरू मतलब डिफरेंस हो, थोड़ा सा डिफरेंस बना के चलें, सेम चीज नहीं तो सर्कल जैसा ना हो कि जहां से स्टार्ट किया वो ले दे के वहीं खत्म हो गया। सही बात है, एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, फैक्ट्स। तो कितना डेटा अभी पेपर 2 एमपी के जो यूनिट्स होते हैं, मध्य प्रदेश के इकोनॉमी की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, तो डेटा को लेके बच्चों के मन में डाउट होता है कितना हम करंट का डेटा डाल सकते हैं, कितना फैक्ट्स डाल सकते हैं, क्या इससे आंसर इंप्रूव होता है और ओवरऑल फर्क पड़ता है? डेफिनेटली अगर हम उसमें थोड़ा फैक्ट्स डालें, डेटा के फॉर्म में, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, इसमें फर्क पड़ता है। और मेन लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो फैक्ट है वो पहले तो अपडेट हो, अपडेटेड, क्योंकि हमें लगता है कि चेकर्स को हम कभी ये नहीं समझें कि वो उसे कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर हैं जो लोग इंटरव्यू देकर आए उन्हें पता होगा कि उनका नॉलेज लेवल क्या है। वो बैठे बैठे आपके डेफ में से ऐसे क्वेश्चन बनाए थे जो आपने कभी सोचे नहीं थी, तो उनका नॉलेज लेवल बहुत है, वो अपडेट रहते हैं, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जी, हमको किसी नोट्स में से पढ़े हुए 3 साल पुराने, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी तो हर 2-3 महीने में उसमें अपडेशन आता है जी, नए रिपोर्ट्स आते हैं। तो डेटा हर समय अपडेट हो रहा है, तो जो डेटा लिखे वो सही हो, पहली बात। खासकर जैसे इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे लगभग हर प्रोफेसर पढ़ता होगा जो भी कॉपी चेक करेगा। इवन कोचिंग के मेंटर्स पढ़ रहे हैं तो फिर प्रोफेसर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है वो। तो सर मुझे लगता है कि फैक्ट सही हो और बहुत ज्यादा फैक्ट्स न डालें। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि आपने शेयर मार्केट लेकर आपकी हलाल नहीं फैक्ट, उसमें लगे कि आपने उसको जानबूझकर उसे ऐसा बनाना चाहा है। अच्छा, क्योंकि जहाँ नेसेसरी हो, हाँ सिर्फ वहीं जी सर, ये नहीं कि फैक्ट से भर दिया। जी सर, ओके, सही बात। तो एक फैक्ट्स को लेके ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को लेके कि ओवर एम्फेसिस ना हो, जितना आप ऐड ऑन करके उसे एनरिचमेंट की तरह यूज करें तो वो बेटर रहेगा। स्ट्रक्चरिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, और बहुत से बच्चों का ये रहता है कि क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ही हो जाएगा? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल हैं आपकी इस प्रोसेस में? सर हेल्पफुल इसलिए है कि उससे पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो देखने में बड़ा
मैग्निफिसेंट सा कि कितना बड़ा सिलेबस है। और मुझे भी हिस्ट्री पसंद तो नहीं थी, मतलब पसंद इन द सेंस कि मुझे बहुत ब्रॉड सिलेबस दिखाई देता था। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो डेफिनेटली जो 2 मार्कर क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, जो पहले 3 मार्कर क्वेश्चन थे, उसमें तो आयोग बड़ा टफ कर देता है। वो शायद इसलिए कि वो टेस्ट कर रहा है कि आप में वो मतलब कोशिश करता है कि कॉन्फिडेंस स्टार्ट में ब्रेक हो जाए। तो उसको तो हम हटा दें। लेकिन उसके अलावा हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, अब जैसे गोंडवाना रियासत है, तो गोंडवाना रियासत में बहुत सारे छोटे राजा भी हैं, तो हम सबको पढ़ने बैठेंगे तो प्रॉब्लम है। और जब हम कॉपी देखते हैं और पेपर देखते हैं आयोग का, तो उसमें क्वेश्चन केवल हर डायनेस्टी के 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं। तो इतना प्रेशर को क्रिएट करना ही नहीं है कि हम हर छोटे राजा को पढ़ने लगे। सही बात। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दें और बिल्कुल क्लैरिटी और सिलेबस को सॉर्ट कर रखें। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दें, जो भी गाइडेंस मिल रहा है आपको रैंक 1 से, दिव्यांशु से, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, राइट। और ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि मेंटर का आपकी पूरी प्रोसेस में क्या रोल रहा, आपको गाइडेंस में, जो भी आपको MPPSC अड्डा में गाइडेंस मिला, एक 1-to-1 इंटरेक्शन मिला, इसकी कितनी वैल्यू है एक एस्पिरेंट की पूरी जर्नी में? सर क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की, तो कई सारी चीज़ें जो क्लास में शायद क्लियर हो सकती थी वो क्लियर हो नहीं पाई। तो इसलिए फिर मैंने कोशिश ये करी कि मैं टेस्ट सीरीज लगाते रहूँ लगातार, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आसान होता था कि हम मेंटर से जाके कॉपी दिखाएं, बात करें। मैंने अड्डा में भी जो कॉपीज दिखाई तो उससे काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले कॉपीज़ को लेकर। तो हुआ ये कि जो मैं क्लासेस में नहीं सीख पाया, वो मैंने अलग अलग कोचिंग्स में जो गया, अड्डा में भी आया, और इसके माध्यम से मैं गाइडेंस प्राप्त कर पाया। और जैसे इंटरव्यू में खासकर मैंने पिछले कुछ महीनों में काम लगातार कोशिश रही कि मैं कुछ अपने हॉबी पे भी काम किया। जी सर, क्योंकि आपने शायद पहले आपकी हॉबी अलग थी, क्या है उसमें पहले क्या था? सर पहले गाने सुनना और खाना बनाना हॉबी। अच्छा, ऐसा लिखा था। ओके। वो पसंद तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यूनिक नहीं था उसमें कुछ यूनिकनेस। और तो हॉबी को लेके जितने भी बच्चों के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग हम कैसी हॉबी मेंशन करें, तो उससे रिलेटेड जो यूनिकनेस वाला पॉइंट है वो प्लीज एक्सप्लेन करें। सर होता क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन आयोग पूछना पसंद नहीं करता। ओके। अब गाना सुनना और खाना बनाना ये थोड़े ऐसे हॉबीज हैं कि जो शायद 10 में से 2-3 बच्चों में रहती होंगी। तो शुरू के 2 इंटरव्यूज मेरे हुए 2021 और 22 के, उसमें सैडली कभी हॉबी क्वेश्चन पूछे नहीं गए। जब हॉबी क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो फिर जो बाकी क्वेश्चन था टाइप का, ग्रेजुएशन, आपका डिस्ट्रिक्ट, करंट अफेयर्स, इनका शेयर इंटरव्यू में बढ़ गया। तो मैंने काम किया हॉबी पे, और हॉबी ऐसा नहीं यूनिक के चक्कर में हम कुछ नया ढूंढ लाएं। तो मेरी जो हॉबी थी, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ उसको जिया है पिछले कुछ महीनों से, है ना। डेली कुछ एक्टिविटीज़ में करता था कि उस हॉबीज़ में चीज़ें सुधरती जाएं। तो मैंने मेंस की जैसी पढ़ाई इस बार अपनी हॉबी को लेकर करी और उसका एडवांटेज भी मिला। मतलब आपका इंटरव्यू उस दिशा में गया जी जैसा आप चाहते थे, और एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जाके उस चीज़ को आपने अचीव किया। तो ओवरऑल एग्जाम प्रोसेस में जैसा कि बताया देवांशु ने कि मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गाइडेंस का रोल है, और आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं वो शॉर्ट करता है। यस सर। कि जैसा हमारी जर्नी अगर 5-6 साल की है, तो अगर आप सही गाइडेंस में सही टाइम पे पहुंचे तो वो जर्नी कम समय में तय की जा सकती है और ऐसे अचीवमेंट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल एक मैसेज बिगिनर के लिए आप क्या देंगे? एक बिगिनर है जो बच्चा फर्स्ट सेकंड ईयर में, आपने खुद सेकंड ईयर से तैयारी शुरू की है, तो उसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए फॉर द एग्जाम, और हर उस बच्चे को कैसे मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ वो कर सकता है? तो कौन सी 2-3 बातें आप बताना चाहेंगे उनको गाइड करने? सर पहली बात है कि जो पर्पस है कि आपको ये जॉब चाहिए क्या, उसमें क्लैरिटी हो। क्योंकि जैसे जो इवन हमारा जो हिंदू जो नॉलेज सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि हम पहले ढूंढते थे कि सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे वो क्या है, आपको पर्पस क्या है, आप उसके लिए एबल है कि नहीं। तो थोड़ा सा उस मैटर को काम करें तो चीज़ें आसान होती हैं। काम करें कि आपको चीज़ चाहिए क्यों, अगर वो सेट होती है तो फिर क्या आप दे सकते हो उतने साल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो। सही बात। पिछले साल जो टॉपर थी दीपिका मैडम, को काफ़ी टाइम लगा। तो क्या आप में इतनी कैपेसिटी है, इतना पेशेंस और डेफिनेट रिसोर्सेज रोल प्ले करते हैं कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली उतना अफोर्ड कर सकती है क्या? तो सिर्फ अपने केस को आप स्टडी करें कि आप खुद क्या हैं, उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस हो। उसके बाद फिर मेंटर ढूंढने काम है कि आप गुरु ढूंढें, एक गुरु जो आपको बता सके कि वो गोल तक कैसे पहुंचना है। सही बात। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो इन्होंने बताई, पहले आपको कोई और कलेक्टर बना है, डिप्टी कलेक्टर बना है, उससे प्रेरित हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद से सवाल करना है कि क्या मुझे ये चीज परस्यू करनी है, ये गोल मेरे अंदर से आ रहा है, मेरे दिल से आ रहा है। दूसरी बात, अपनी कैपेसिटीज के साथ साथ आप इतने लंबे समय तक इस संघर्ष को जारी रख पाएंगे, अपने लक्ष्य तक जो आपको पहुंचने के लिए समय लगेगा, सीखना होगा, बहुत सारी स्किल्स हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक हर बिगिनर बच्चे को ध्यान में रखना है, राइट। और सर ये बहुत लगता है, सर मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर
हम याद बहुत करते हैं और बार बार रियलाइज होता है कि हम भूलते जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस का हिस्सा है क्या? ऐसा हाँ सर, ये प्रोसेस का हिस्सा है। कभी कभी तो उसमें इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि टाइम टेबल रोल प्ले करता है, टाइम टेबल, क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी परेशानी भरी तो होती है, लेकिन टाइम टेबल बेटर रखें कि ऐसा नहीं हो कि आप लेट नाइट जग रहे हैं। मतलब नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का होता है, सर हम रात में अच्छा पढ़ पाते हैं, हम सुबह अच्छा पढ़ पाते हैं, आपकी तरफ से क्या सजेशन? सर मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं खुद स्कूल से मेरी हैबिट ऐसी हुई थी कि मैं रात में जग के पढ़ता था। इवन कोविड के टाइम में घर पर भी था तो सेम रूटीन था, वही कंटिन्यू रहा। लेकिन सर 2022 में जो मैंने अपने 2022 से जो मेरे मेंस वगैरह हुए, उस समय मुझे लगा कि इसमें कुछ फॉल्ट है क्योंकि सुबह 10-11 बजे उठते हैं तो पहले तो ये बुरा लगता है कि आधा दिन निकल गया, फिर लंच का टाइम हो जाता, तो मतलब मुझे लगा कि ओवरऑल उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है और उठने के बाद थोड़ा फ्रेश फील नहीं होता है। और मेन बात है एग्जाम का टाइम वही है, सुबह का समय जब आपको बेस्ट देना है। हाँ, तो ये सब सिलेबस हमारे जुड़ भी गई है, बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपकी सलाह है कि सुबह जल्दी उठें? मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, पहले मैं लेट उठता था और अब मैं सुबह उठ के मैंने पूरे एग्जाम दिए हैं 22 के 24 से जो मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो थोड़ा सा रूटीन अच्छा करें और दिमाग फ्रेश महसूस करेगा तो सब काम करेगा। तो रूटीन को लेकर आज बहुत बड़ी क्लैरिटी दी है देवांशु ने, खुद वो दोनों पक्ष देख चुके हैं। तो सुबह जल्दी उठ के समय का सदुपयोग करें और चीज़ों को पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करें, टाइम टेबल फॉलो करें, जिससे ओवरऑल जितनी भी स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, हर चीज़ के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। ओवरऑल प्रैक्टिस का रोल कितना है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो चाहे प्रीलिम्स प्रैक्टिस हो, एग्जाम में प्रैक्टिस कितना रोल प्ले करती है? आई थिंक मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्री में तो मैंने अननेसेसरी टेस्ट कभी ज़्यादा दिए नहीं, क्योंकि प्री का गेम सिंपल है, आपको बस याद होना चाहिए। लेकिन सर मेंस में इंपॉर्टेंट रोल इसलिए क्योंकि वही बात है कि याद कितना कर पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा टेस्ट दोगे तो ज़्यादा याद कर, क्योंकि प्री में टाइम का कोई इशू नहीं है, इसलिए आप वहाँ सोचने में समय मिलो तो आपको कोई बहुत प्रैक्टिस जरूरत नहीं है, आप रिकॉल कर सकते हो बैठकर। पर मेंस में कहते हैं ना कि जो प्रोसेसिंग दिमाग कितनी फास्ट होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा तो आपको उसको समझने का, इसी रफ में उसका पैटर्न बनाने का कोई इतना टाइम नहीं है। आपने देखा इमीडिएट एक्शन में सब आना चाहिए, स्ट्रक्चर, कंटेंट, उसका एंड कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन का, तो वो प्रोसेसिंग तेज होगी प्रैक्टिस से। बिल्कुल सही। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए भी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर मेंस अच्छे से तैयार है तो प्रीलिम्स में भी मदद मिलेगी, राइट, स्पेशली फॉर द कॉमन टॉपिक्स। देवांशु, बहुत से बच्चों का एक डाउट है, एक बिलीफ लेवल पे डाउट है कि इंग्लिश मीडियम में अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है या उससे टॉपर नहीं निकल पाते, जिसे आपने रॉन्ग प्रूफ किया है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनके लिए मैसेज है कि एग्जाम में इंग्लिश मीडियम की दिक्कत आती कहाँ है। पहला है कंटेंट। तो आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कंटेंट अवेलेबल ना हो, बस हो सकता है कि हमारी सर्च अभी हमने उतनी की नहीं है कि हमें कंटेंट मिल पाए। जैसे आपका इंस्टीट्यूट है तो उसमें इंग्लिश बेस्ड प्रोग्राम्स हैं सारे, तो डिपेंड करता है कि आप रिसोर्स तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। सेकंड है राइटिंग, तो इंग्लिश में एडवांटेज है, आप जल्दी पेपर कवर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि इंग्लिश मीडियम से पॉसिबल है। मैं ही एग्जाम्पल हूँ, ये हमारे प्राइम एग्जाम्पल हैं और मोटिवेशन है और प्रेरणा स्रोत है, रोल मॉडल बन गए हैं सभी बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चों का ये डाउट है, एक डीप बिलीफ है कि नहीं इंग्लिश से शायद नहीं होगा तो हिंदी ही ले लेता हूँ, और समहाउ वो फंस जाते हैं इस चीज में, तो आप उस बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ें। वी हैव द नोट्स, वी हैव द टेस्ट सीरीज, वी हैव द गाइडेंस, एंड डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य तक पहुंचने से। तो आज जितने भी प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश की है, जितने भी अभ्यर्थियों एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन आए हमारे पास आज सुबह से कि सर आज प्लीज रैंक 1 देवांशु जी से प्लीज पूछिएगा हमारे जितने सवाल हैं, तो वी ट्राई टू डिस्कस एंड फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दैट, एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन फॉर दिस रिमार्केबल अचीवमेंट। एक बहुत शानदार अचीवमेंट है रैंक 1, विच इज अ ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड हु इज इन द एजुकेशन, राइट। एंड डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के साथ साथ आपको वो अचीवमेंट मिला है, and you were in job, still you pursued the studies and you still achieved this feat. So I really congratulate you once again, and it's lots of blessings from our side to you कि future career में, future service में आप बहुत अच्छे से लोक सेवा करें, public service करें, and सबकी blessings आपको मिलें। Thank you so much. Congratulations once again. Thank you very much.